नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। गले की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि मतलब अभी तो खैर आवाज़ आ रही है, इसीलिए इतने दिनों तक वीडियो नहीं आई। बट अब कोशिश करूँगा कि एवरी अल्टरनेट डे जब तक ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म ना हो मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ। ओके, सो थर्ड टेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, राजकोट में। आफ्टर द विन ऑफ वाइजैग, इंडियन टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, इंग्लैंड भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी क्योंकि वो एक एक से इस सीरीज़ को उन्होंने बराबर किया हुआ है। और जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रही है ना, इंग्लैंड का जो क्रिकेट है उसका बेस ही कॉन्फिडेंस है। तो वो तो कॉन्फिडेंटली किल के लिए आएंगे और बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच होने वाला है राजकोट में। आज इंग्लैंड टीम वापस आ गई है शाम को, एक हफ्ते के दुबई के ब्रेक के बाद, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली आई हुई है, ठीक है। तो वो लोग भी थोड़ा रिफ़्रेश्ड आएंगे, थोड़े से चार्ज माइंडसेट के साथ आएंगे और बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। और मैं इसी चीज़ का होप कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना। मैं पहले इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। जब मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था तो वो फर्स्ट टेस्ट के पहले वाले दिन था और मैंने ये क्लियरली कहा था कि इंग्लैंड एक ऐसी साइड है जो आपको 4 सेशंस में अपने हक में गेम ले आएगी, जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में किया, ठीक है। और उस तरीके की सिचुएशन में ओली पोप ने जिस तरीके से वो इनिंग्स खेली, वो दर्शाता मेरे हिसाब से 2 चीज़ें कि वो किसी भी सिचुएशन से जीतने का जो एक जो माइंडसेट है, वो जीत पाए ना पाए वो अलग बात है, वो माइंडसेट उनके पास है। और इसीलिए ओली पोप ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, 161 फॉर 5 थे और वहाँ से वो 400 के ऊपर गए। और ये संभव तभी है जब एक साइड पे एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि एक ऑलराउंडर और दूसरे साइड में एक ऐसा बैट्समैन हो जो ये नहीं सोच रहा है कि मैं आउट हो जाऊंगा, बट वो ऐसी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है कि वो आउट हो जाए। तो स्किल्स है, स्किल से भरा हुआ। देखिए, रिवर्स स्कूप, रिवर्स स्वीप बहुत लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन इन पिचेस में, इन स्पिनर्स के सामने, इन क्लास स्पिनर्स के सामने रिलेंटलेसली उन शॉट्स को मारना और टू द परफेक्शन मारना, ये एक स्किल के अलावा हो नहीं सकता। तो ये जो उनका जो माइंडसेट है, जैसे कि पिछले मैच में भी हार गए इंग्लैंड, बट एंडरसन का ये वक्तव्य था, एक स्टेटमेंट था थर्ड डे पर, एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, जब इंडिया अच्छे पोजीशन में थी, एक अच्छे लीड के साथ, तो उनका ये कहना था कि ब्रेंडन मैकलम ने बोला अगर 600 भी होंगे तो हम चेस कर देंगे। देखिए, ये बहुत लोग बोलेंगे कि फेंक रहे हैं, अनरियल बात कर रहे हैं। अनरियल है भी कुछ एक्सटेंट तक, बट क्रिकेट में कुछ भी अनरियलिस्टिक होता नहीं है। मतलब आप किसी भी चीज़ को 200% राइट ऑफ नहीं कर सकते क्रिकेट में, राइट। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से ही इंग्लैंड इतनी खतरनाक होती है। नहीं तो उनके पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। अगर आप ढंग से देखोगे तो उनके स्पिनर्स इतने क्वालिटी वाले नहीं है, बट वो हर मैच में जितना एक्सपेक्टेड स्कोर है उससे कम में इंडिया को रोक रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि बेन स्टोक्स किस तरीके से वो हार्टली, रेयान अहमद, बशीर को किस तरीके से वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो किस तरीके से उन पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उनको एक अटैकिंग फील्ड दे रहे हैं, इन एंड आउट फील्ड दे रहे हैं। वो कभी भी खोल नहीं दे रहे उनके लिए फील्ड, वो जितना भी मार खाए। और इसीलिए उस रिदम को, उस कॉन्फिडेंस को वो झलक रहा है सबके बॉलिंग में। सो इंग्लैंड इज़ अ वेरी वेरी टफ टीम। और बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया ये सीरीज़ जीत जाएगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। बात करते हैं इंडियन टीम की। तो जब आखिरी के 3 टेस्ट में जब टीम अनाउंस हुई तो तय था तब तक रिपोर्ट्स के अनुसार कि विराट कोहली इज़ नॉट अवेलेबल, और मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े भी हैं, कुछ रीजंस, बट मैं उस चीज़ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ और कोई भी श्योरिटी से इस बात को कह नहीं सकता क्योंकि किसी ने भी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। तो और मैं विराट कोहली की इस चीज़ की पूरी इज्जत करता हूँ कि वो ये ब्रेक, वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बट वो जानते हैं कि उनके लाइफ में, जब आपके लाइफ में आप शादी करते हो, आपकी एक फैमिली होती है, आपकी बच्ची होती है, तो वो जब तक सॉर्टेड नहीं है तब तक आप और किसी चीज़ के बारे में पूरी डेडिकेशन से सोच नहीं सकते। और जो इंसान ऐसा होता है, जो इंसान ऐसा होता है कि उसको फ़र्क पड़ता फैमिली से, वैसा इंसान फिर
किसी भी चीज़ में ख़राब नहीं हो सकता। तो मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ विराट कोहली की, और वो नहीं है तो एक डिसएडवांटेज है मिडिल ऑर्डर में इंडियन टीम के लिए आज भी, क्योंकि वो आज भी आपके सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, ये आपको माननी ही पड़ेगी हर फॉर्मेट में। T20 की भी बात कर रहा हूँ, आई लव स्काई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि उसको वनडे में रेगुलर मौका मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीवन, और अगर मौका मिले, अगर फिट रहे, तो इंडियन टेस्ट टीम में भी आप स्काई को ले आओ। लेकिन विराट कोहली का क्लास अलग है सर, और ये उसने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी दिखा दिया। जिस तरीके से उसने वो पाकिस्तान की इनिंग्स खेली, मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में, मैं जब से क्रिकेट लाइव देख रहा हूँ, मैंने वैसी इनिंग्स कभी देखी हो। ये क्लियर कट बात है, चाहे वो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर लूँ, मैं इनिंग्स के कैलिबर की, इनिंग्स का जो मैच सिचुएशन था, जिस प्रेशर मैच में आप खेल रहे थे, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से पहला मैच हार जाओ, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप जिस सिचुएशन में आपने ये रन बनाया, और जिस सिचुएशन में आपने इस मैच को 17वें ओवर से आपने निकाला है सर, मुझे नहीं लगता है कि उस क्लास की, उस कैलिबर की, उस पॉजिटिविटी की, उस डोमिनेंस की इनिंग्स आपको लाइफ में कभी कहीं और, चाहे कभी की भी इनिंग्स की बात कर लो। देखिए, मैंने कपिल देव का 175 आंखों से देखा नहीं, सुना है, और 17 पर 5 से 175 बनाना वर्ल्ड कप में एक छोटी टीम के लिए जो उस वक्त पर थी, एक बहुत बड़ी बात है। बट मैं बोल रहा हूँ, मैं जब से मैंने लाइव क्रिकेट देखा और समझना शुरू किया है, मैंने विराट कोहली जैसा वो इनिंग्स कभी देखा नहीं। तो वो आज भी बॉस आपका टॉप प्लेयर है तीनों फॉर्मेट का, तो आपको उसकी कमी तो खलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 5 नंबर पे सरफराज खान का आना तय है बिल्कुल, और इसमें अब कोई इफ एंड बट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि KL राहुल को 3rd टेस्ट से बाहर किया गया है क्योंकि वो फिट नहीं है। मतलब जो BCCI की जो मेडिकल टीम है, उसने कॉल लिया है कि वो मैच के डे तक फुल्ली फिट नहीं हो पाएंगे, और देवदत्त पड्डीकल आए उनकी जगह। बट मुझे लगता है कि सरफराज का डेब्यू पक्का है, क्योंकि पिछले 2 साल में 76 से ऊपर का उसका डोमेस्टिक में एवरेज है, और बहुत क्लास प्लेयर है, बहुत क्लास इनिंग्स खेलता है, और मुझे लगता है कि उसकी आपको ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हार्टली को जगह पे डालने नहीं दे, जो कि यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, बाकी के लोग भी कर रहे हैं। शुभमन गिल ने भी 2nd टेस्ट के 2nd इनिंग्स में वो काम किया, बहुत ही ब्रिलियंट और क्लासी एक शतक बनाया, जिसने इंडिया को एक एक्स्ट्रा कुशन भी दे दिया कि आप अच्छे से खेल सकते हो और जीत सकते हो इस मैच को। बट मुझे लगता है कि सरफराज आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो बॉलर के लेंथ से उसको हटाएगा, उसको इन कंडीशंस की आदत है, इन कंडीशंस में बड़े रन बनाने की आदत है, और कंसिस्टेंटली बनाने की आदत है। तो सरफराज का आना तय, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। मुझे लगता है कि उसको 4 सीरीज़ पहले उसको मौका मिल जाना चाहिए था, बहुत लेट मौका मिला, और मुझे लगता है कि वो बहुत रन बनाएगा। ये मैं इस चीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंस और दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो टेस्ट में बहुत रन बनाएगा। शायद इसके बाद बाकी के फॉर्मेट्स में भी आपको देखने को मिले, और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान, देखिए, मैंने सरफराज को बहुत क्लोजली फॉलो किया है डोमेस्टिक में भी। वो सरफराज नहीं है जो RCB के लिए आकर पीछे शॉट मारकर आउट हो जाता था दूसरे इसमें। पिछले साल दिल्ली के लिए भी उसका उतना अच्छा सीज़न गया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल वो IPL में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा। उसमें वो भूख है, उसमें वो ज़बरदस्ती जीतने की एक आदत है, और मुझे लगता है कि उसके ये इनिंग्स में, उसके डोमेस्टिक के इनिंग्स में कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। उसने मुंबई को जिस तरीके से बहुत टफ सिचुएशन से निकाला है, वो बहुत काम आएगा उसका यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ। 4 नंबर पर रजत पाटीदार खेलेंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका, स्पेशली 2nd टेस्ट में जिस तरीके से उसने पहले इनिंग्स में बैटिंग की, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब करीबन 36-38 रन बनाए थे, बट बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेली, बहुत ही ईजी ऑन दी आई क्रिकेट खेली,
और 4 नंबर पे वो रहेंगे। 3 नंबर पे शुभमन गिल अपनी जगह बचा गए, अपनी जगह वो बचा गए उस शतक के बदौलत। और ठीक है, अच्छा है, ही इज़ अ परमानेंट गुड प्लेयर इन द फ्यूचर। बट शुभमन गिल से मुझे और अपेक्षाएं हैं। मुझे चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, और उस क्लास का प्लेयर को कंसिस्टेंटली इंडिया में तो करना ही चाहिए। मतलब इंडिया में तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वो बाहर जाकर उनको कंडीशंस में ढलने में प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको उस चीज़ पर रियली काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सब कुछ है उसमें। बस टेस्ट क्रिकेट में अब उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की, उसमें सब कुछ है। मतलब उसने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहले टेस्ट में और दूसरे इनिंग्स के दूसरा टेस्ट के पहले इनिंग्स में उसने क्यों नहीं कदमों का इस्तेमाल किया, वो क्यों नहीं बॉल तक गया, क्योंकि वो करता है ये। उसने ये चीज़ की सेकेंड इनिंग्स में, उसने शतक बनाया, ठीक है। क्योंकि आप जब कदमों का इस्तेमाल करते हो, आप बॉलर के दिमाग में चीज़ें पैदा करते हो, और उसमें वो शॉट मेकिंग कैपेबिलिटी तो पहले से ही है। बट क्यों वो इतना डिफेंसिव खेला, क्यों वो इतने जगह पर रह कर खेलने की उसने कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई बात। तो शुभमन गिल को कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यशस्वी की क्या ही बात करें, मतलब यशस्वी जायसवाल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं कल मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उस चीज़ को मैं अपलोड करूंगा। मतलब बहुत ही अच्छी इनिंग्स उसने खेली, और वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी की चीज़ में बात नहीं हो पाएगी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि उसने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, एंड ही इज़ अ परमानेंट इन ऑल द फॉर्मेट्स ना। मुझे ऐसा लगता है उसको वनडे में रेगुलर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो इस माइंडसेट से खेल रहा है, मतलब हमेशा लग रहा है दैट ही विल रियली परफॉर्म वेल। तो अच्छा प्लेयर है वो। और अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की, तो अब तो ड्यू है उनके लिए। मतलब रोहित शर्मा को अब रियली स्टेप इन करना पड़ेगा एज अ बैटर। मतलब देखिए, पॉजिटिव क्रिकेट तो उनकी आदत है, तो वो खेलेंगे। बट मुझे उनके डिफेंस करने से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि वो बड़े रन्स नहीं बना रहे हैं, और उनका बड़े रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है उनके अपने लिए। क्योंकि देखिए, उनके जगह पे तो सवाल है नहीं, लेकिन उनके अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, हालांकि मुझे उनकी कैप्टनशिप में पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो बीच बीच में थोड़े ज़्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं, फील्ड्स क्यों खोल लेते हैं। बट उसके अलावा मुझे उनकी कैप्टनसी अच्छी लगती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आता है आपका फील्ड में भी, आपके अपने गेम में भी, तो उनके बड़े रन्स आने बहुत ज़रूरी है। जडेजा आते हैं कि नहीं, एस्टेरिस्क था उनके नाम के सामने, सब्जेक्ट टू फिटनेस थे। केएल राहुल तो नहीं आ रहे हैं, और कुलदीप का खेलना तय है। तो क्या कॉम्पोजिशन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। कि मुझे तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह इज़ अ मस्ट फॉर यू। मैं रोटेशन पॉलिसी के हक में हूँ, बट इस वक्त पर नहीं हूँ, क्योंकि आपको अगर आप 2 पेसर खिला रहे हो, शमी होते तो सबसे लीथल पेयर होते इस सीरीज़ में, क्योंकि दोनों का लेंथ अपना अच्छा है। और जिस लेंथ पे बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही अलग ही लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। मैं जसप्रीत बुमराह के लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और मैं उस चीज़ में बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बट मैं रोटेशन पॉलिसी के और मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह खुद भी खेलेंगे, रोटेशन पॉलिसी के हक में हो। बट जसप्रीत बुमराह की आपको अभी ज़रूरत है आपको। और अश्विन 499 विकेट पर है। जेम्स एंडरसन 695 में। जेम्स एंडरसन ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है सेकंड टेस्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाला है, और अभी मेरे पास वक्त है तो मैं इस टेस्ट के बारे में और बात करूँगा। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।